Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadara Batul. I'm a physiotherapist by profession. Today we are going to talk about children's posture and their school bag health. एंड हम देखेंगे कि क्यों मैटर करता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम इसको अर्ली इसकी इंटरवेंशंस कर सकते हैं और कहाँ पे हमें रियलाइज़ होगा कि हमें अब एक किसी डॉक्टर की ज़रूरत है ताकि हम उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करके ये बता सकें कि अब आपके बच्चे को एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पोस्चर इज नॉट जस्ट द वे यू आर सिटिंग और यू आर स्टैंडिंग और वॉकिंग। इट्स इट ऑलवेज इफेक्ट यू इन अ लॉन्ग रन। अगर एक बच्चा तरीके से बैठता नहीं है, टेबल पे बहुत लीन होता है, प्रॉपरली बैठ नहीं पाता, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है या वो थका थका रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेजी है या वो काम नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि मे बी उसको उसको कुछ पोस्चरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी बैक उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही है कि वो प्रॉपरली अटेंटिव होकर बैठे। और ये सारी चीज़ें एक टीचर बेहतर रिकग्नाइज कर सकता है, बेहतर उसको पता लग सकता है क्योंकि एक सामने खड़ा हुआ टीचर सारे बच्चों को देख रहा होता है एंड ही और शी नोज बेटर कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है और कौन सा बच्चा अपनी अपनी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे आप लोग पहली स्लाइड में देख भी सकते हैं कि एक गुड पोस्चर कैसा होता है और एक बैड पोस्चर कैसा होता है। गुड पोस्चर में आपके आपके कान, आपका आपका शोल्डर, आपका एल्बो लेवल सब एक अलाइन एक 90 डिग्री के पोस्चर में होता है। और जबकि जो आपका बैड पोस्चर होता है वो थोड़ा स्लाउची होता है, आप थोड़े से झुके हुए होते हो और आपकी बैक पे हम्प आपको थोड़ी देर से बाद फील होने लगता है और आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यूं राउंडेड स्लाउच्ड बैठे होते हैं, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है और फर्दर उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है सब चीज़ों के लिए। स्कूल में क्यों मैटर करता है ये सब? स्कूल में इसलिए मैटर करता है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि टीचर्स जो होते हैं वो आपके अर्ली रिकग्नाइजर्स होते हैं, उनको पहले पता लग जाता है कि बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मतलब फर्दर उनको हेल्प कर सकता है कि वो बच्चों को बताएं कि जी आप ऐसे नहीं बैठे हैं, आप सही होके बैठे हैं, या उनके या अगर बच्चा उनको नहीं प्रॉपरली सुन रहा तो वो उनके पेरेंट्स को बता सकें। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हैवी है या किसी लाइक जैसे उनके बैग्स होते हैं, बहुत हैवी बैग्स जो हैं वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनकी शोल्डर्स में पेन करते हैं, उनकी नेक में पेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर बेहतर देख सकता है कि जब बच्चा उठ के जा रहा है, जब वो चल के जा रहा है, तो उसको कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, मतलब वो सही से चल पा रहा है, वो थका हुआ तो नहीं है, वो झुका हुआ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो इन अ लॉन्ग रन ये आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम्स की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप एक परमानेंट स्लाउच पोस्चर में चले जाते हो, परमानेंट नेक पेन होने लगता है आपको, हर वक्त आप ये शिकायत करते हैं कि आपके शोल्डर्स थक रहे हैं, आपके शोल्डर्स पे प्रेशर फील हो रहा है या आपके नेक पे प्रेशर फील हो रहा है। और कुछ कॉमन पोस्चर्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के। इनमें एक है आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेक नेक कहते हैं, जिनके बच्चों की गर्दन थोड़ी-सी बॉडी से आगे को झुकी हुई होती है। ये मोस्टली स्कूल्स में होता है और ऑफ़िसेज़ में भी आप कह सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, उनका शोल्डर जो है वो फॉरवर्ड शोल्डर बैकवर्ड हो जाता है और हेड आपका फॉरवर्ड हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फॉरवर्ड हेड पोस्चर। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है आपके राउंडेड शोल्डर्स। राउंडेड शोल्डर्स मोस्टली ये हैवी लिफ्टिंग से हैवी बहुत देर तक प्रोलॉन्ग हैवी लिफ्टिंग से की वजह से होते हैं और प्रोलॉन्ग बहुत अम, ऐसा पोस्चर कि आप बहुत अपने आप को सी शेप बना के बैठे हुए हैं और झुक के बैठे हुए हैं तो भी आपके शोल्डर्स जो है ना वो राउंड हो जाते हैं। इसके अलावा स्लाउच सिटिंग, सी शेप, ये सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका आपका हेड अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो कुछ अर्से बाद आपके शोल्डर्स फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली एक सी शेप पोस्चर में चले जाते हो। आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं, बहुत झुके हुए होते हैं। तो ये उनका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है जो उनकी बॉडी पे उनकी ओल्ड एज में आता है। इट्स नॉट लाइक कि वो बूढ़े हो गए हैं इसलिए वो झुक गए हैं। इट्स लाइक कि वो ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही थी और अब आके उनकी बॉडी, उनकी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुद को नॉर्मल एक पोस्चर में 90 डिग्री के पोस्चर में वापस लेके जा सकें। इसके अलावा बच्चे, आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना वो फ्लैट फीट और लाइक ऐसे
नहीं होते, या तो उन्होंने अपने लेग्स ऐसे रखे हुए होते हैं अपनी चेयर्स पे, अपने फुट फुट रेस्ट एरियाज में, या फिर उन्होंने ऐसे रखे होते हैं, मतलब वो ऐसे कंफर्टेबल होते हैं मोस्टली बच्चे, आप देखें तो वो, क्योंकि बच्चे आपको पता है एक प्रॉपर पोस्चर में सही से होके बैठते नहीं है, वो मूव करते रहते हैं, वो हिलते जुलते रहते हैं। तो या तो उनके पाँव ऐसे उन्होंने रखे होते हैं शूज, या फिर उन्होंने ऐसे रखे हुए होते हैं, तो ये भी उनके नीज को, उनकी हिप्स को अ, एक परमानेंट पोस्चर इख्तियार कर लेता है, और उनकी नीज के जो मसल्स होते हैं, हैम्स जो होते हैं आपके हिप मसल्स, ये टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भागने में प्रॉब्लम होती है। जब वो स्कूल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। और अनइवन शोल्डर हाइट, अनइवन शोल्डर हाइट आप सबको पता है बैग्स की वजह से होता है, हैवी बैग्स की वजह से होता है। मोस्टली बच्चे जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और सिंगल हैंडल्ड बैग यूज करते हैं, उनकी वजह से उनका एक शोल्डर जो है वो दूसरे शोल्डर से लेंथ में थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक शोल्डर पे कांस्टेंट रेपिटेटिव वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, और दूसरे शोल्डर पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट्स वाई आपके शोल्डर्स अनइवन हो जाते हैं। दैट्स वाई ये रिकमेंडेड है कि आप डबल हैंडल्ड बैग यूज करें, और अपने शोल्डर्स के वेट आपका शिफ्ट हो, ताकि आप एक साइड प्रॉपर वेट लिफ्टिंग ना करें। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स की कॉजेज़ क्या हैं? हम मतलब टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि ये सब हो किस वजह से रहा है। तो आजकल आपको पता है स्क्रीन का दौर है, और बच्चे मोबाइल, टैब्स और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो और और बच्चे इतना फ़ोकस्ड होके इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं कि वो बहुत-बहुत देर एक एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। अगर आप बच्चों को देखें तो वो आराम से 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, इवन अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। और एक वजह ये होती है कि एक कभी-कभी हमारा जो स्कूल फर्नीचर होता है ना, वो थोड़ा-सा मैल फंक्शन्ड होता है। हर बच्चे के लिए वो सूटेबल नहीं होता, हर बॉडी टाइप के लिए वो सूटेबल नहीं होता। ऑब्वियसली आप हर बच्चे के हिसाब से उनका चेयर और टेबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले बताया, हैवी बैग्स, वन साइडेड बैग्स इज़ वन ऑफ द कॉज़। फिजिकल एक्टिविटी आजकल बहुत बड़ा मसला है। बच्चे जो हैं वो इंडोर रहना पसंद करते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं, वीडियो गेम्स खेलने में, स्क्रीन यूज़ करने में, सीज़न्स देखने में, लेकिन वो बाहर जाके खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, व्हिच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ योर बैड पोस्चर। इसके अलावा वीक मसल्स ऑफ योर बैक एंड योर ट्रंक, अगर किसी बच्चे के बैक के मसल और ट्रंक के मसल वीक हैं, तो वो कभी भी एक स्ट्रेट पोस्चर में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी बॉडी उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है बैठने के लिए। ये चीज़ें आपको छोटी एज में पता लग जाती हैं। लेट्स सपोज पेरेंट्स को पता लग जाता है, जैसे जब बच्चे अपने माइलस्टोन्स पूरे कर रहे होते हैं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा कितने टाइम में बैठा है। लेट्स सपोज 6 मंथ्स का बच्चा बैठना शुरू हो जाता है। अगर 6 मंथ्स का बच्चा अनसपोर्टेड सिटिंग प्रॉपर्ली कर रहा है, दैट मीन उसके कोर मसल्स, उसके ट्रंक मसल्स अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर वो नहीं बैठ रहा है, दैट मीन्स उसके ट्रंक मसल्स वीक हैं। तो आपने देखा होगा जैसे पेरेंट्स बहुत सारी उनको मसाज करते हैं, उनको उनकी लेग एक्सरसाइजेस कराते हैं। ये सब इसीलिए होता है ताकि आप एक अपने बच्चों की बैक को और अपने ट्रंक के मसल्स को स्टेबल कर सकें, उनकी स्टेबिलिटी पे काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर उस वक़्त इग्नोर कर दी जाएँ, तो बड़े होके स्कूल के टाइम पे बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जब आप थोड़ी प्रोलॉन्ग सेटिंग कर रहे होते हैं। मतलब आपका बच्चा 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल में है, तो ये इस सारे टाइम में वो तकरीबन बैठा हुआ है ना, और एक पोस्चर में बैठा हुआ है, उसका 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का एक, अगर उसका एक क्लास पीरियड हो रहा है, तो वो उसको इतनी देर बैठना है। बच्चे थक जाते हैं, बच्चों उन बच्चों से ऐसे बैठा नहीं जाता है। उसकी रीज़न होती है कि उनके ट्रंक मसल्स जो हैं, उनके ट्रंक और बैक मसल्स जो हैं वो वीक हैं। इसके अलावा हाइपर मोबाइल जॉइंट्स, ये मोस्टली बॉयज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। छोटे बच्चे आप देखें, वो आजकल तो ख़ैर सारे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन मतलब मोस्टली बॉयज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक जगह बैठते नहीं है टिक के। अगर वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं इधर-से उधर, तो उनकी जॉइंट्स में बहुत हाइपर मोबिलिटी होती है। वो एक जगह बैठना नहीं चाहते, वो अपनी एनर्जी कंज़्यूम करना चाहते हैं। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम अपने बच्चों का स्ट्रेस और इमोशंस कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। बच्चे मतलब हमारी सोच से ज़्यादा इमोशनल चीज़ों से ट्रिगर होते हैं, और उन्हें पता होता है कि कोई चीज़ उनको मतलब इमोशनली अगर किसी चीज़ से वो हिंडर हो रहे हैं,
स्ट्रेस ले रहे हैं किसी बात का, तो ये पेरेंट्स को, टीचर्स को पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे आप उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब टीचर्स पूछें बच्चों से कि उनका दिन कैसा रहा, और उन्होंने मतलब उनके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, उनके उनकी मामा ने या उनके बाबा ने उनको कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिसकी वजह से वो थोड़ा मतलब लो फील कर रहे हैं, कुछ इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। ये सारी बातें कॉन्फिडेंट टीचर, जो जिसका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है बच्चों पे, और जिन बच्चों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है टीचर्स पर, वो अपने टीचर से अपनी बातें शेयर करते हैं। मतलब आपको पता है कि बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर से अपनी बातें शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि बच्चा इमोशनली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका बिहेवियर फैक्टर इस सब से मैटर करता है। आप देखें बहुत सारे बच्चे अगर डरे हुए होते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत अपने आप को कवर्ड पोज़ीशन में रखते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि नॉर्मली बच्चा, एक कॉन्फिडेंट बच्चा आपको चलता-फिरता, भागता-दौड़ता नज़र आएगा, लेकिन एक डरा हुआ बच्चा हमेशा आपको एक ऐसी पोज़ीशन में बैठा हुआ नज़र आएगा कि वो उसका वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म जो है ना, वो उस तरह काम नहीं कर रहा, वो डरा हुआ बैठा है, उसको नहीं बात करनी है किसी से। तो वो ये भी एक रीजन होती है आपके पोस्चर के सी शेप हो जाने की। ये आप ये स्लाइड देख सकते हैं जिसमें एक बच्ची स्क्रीन यूज कर रही है और वो बहुत आगे होके झुकी हुई बैठी है। तो और एक्चुअली उसको ऐसे बैठना चाहिए जैसे लेफ्ट साइड पे जैसी एक बच्ची बैठी हुई है, ऐसे उसको प्रॉपरली बैठना चाहिए। और जैसे दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे अपना कंफर्ट जोन खुद ही डेवलप कर लेते हैं, और जैसे मर्जी वो बैठ के अपना स्क्रीन टाइम, प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम इसी तरह होता है, क्योंकि वो पोस्टर में बैठे रहते हैं और फिर वो मजीद उनका डाउनवर्ड्स होते चली जाती है उनकी बॉडी, विच इज़ नॉट राइट। अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? अर्ली साइंस ये हो सकते हैं कि टीचर्स जैसे देख रही हैं कि वो ड्यूरिंग द लेक्चर एक बच्चा डेस्क पे लीन डाउन कर रहा है और बार बार नीचे झुका जा रहा है और नीचे लेट के लिख रहा है, और टेबल पे उसने अपना सर रखा हुआ है या अपने हाथ के नीचे अपना सर रखा हुआ है और फिर वो लिख रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि या तो उसको हेड में प्रॉब्लम हो रही है, उसको नेक में प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा है कि स्लाइडिंग डाउन द चेयर, जो आप जैसे चेयर पे आप लेट जाते हैं इस तरह, ये एक, या आपकी बॉडी वन साइड पे टिल्टेड है, अगर आपने अपने सर को ऐसे पकड़ा हुआ है या नहीं भी पकड़ा हुआ है और आप एक साइड पे टिल्टेड है, दिस इज वन ऑफ द अर्ली साइन। इसके अलावा आपने अपना आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं हेड की, नेक पेन की, शोल्डर पेन की, तो ये अर्ली साइंस हैं, आपने इनको एड्रेस करना है, आपने इनको इग्नोर नहीं करना है। Let's suppose in the other slide आप देख सकते हैं कि there are two kinds of kids, or one is holding his head with his hand, and you can see that he's writing with that, which is one of the thing that he is having discomfort in his head or on his shoulder. On the other side, the other girl is writing something on the notebook, और वो बहुत ज़्यादा उसको पर लीन डाउन हुई हुई है, तो ये एक अच्छे पोस्चर्स की निशानी नहीं है। अब अर्ली साइंस के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आपके वार्निंग साइंस क्या-क्या हैं। तो वार्निंग साइंस में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि सीधे होके बैठो और आपका बच्चा सीधा होकर नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है उस पोस्चर में सीधे होके बैठने से। दैट मीन्स कि अगर वो ऐसे बैठ रहा है, उसके बैक मसल्स, उसके शोल्डर मसल्स इतना टाइट हो चुके हैं कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस मूवमेंट में बैठने से, और जब वो सीधा होके बैठता है तो उसको पेन फील होता है, व्हिच इज़ व्हाई ही डोंट वांट टू सिट लाइक दैट। इसके अलावा पुअर आर्म और पुअर हैंड पोस्चर, ये जैसे जो बच्चे एक साइड पे लीन डाउन होके लिख रहे होते हैं या अपना अपने हाथ को अपने सर के नीचे रख के लिख रहे हैं, तो ये चीज़ जो है एक साइन है, दैट मीन्स कि ये उनको उनके आर्म में, उनकी एल्बोज में, शोल्डर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विच इज़ वाई वो एक प्रॉपर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहे हैं अपने क्लास वर्क में, अपने होमवर्क में। बच्चों की हैंड राइटिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, अगर उनका पोस्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाए तो उनकी हैंड राइटिंग इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि उनसे लिखा नहीं जाता, उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपनी एक अच्छी नीट हैंड राइटिंग जो है वो मैनेज नहीं कर सकते थ्रू आउट द लेक्चर। और एक चीज़ और आप नोटिस करें, जब आपके बच्चे खड़े हैं ना, तो आप लाज़मी उनका, जब आप अपने स्कूल में बच्चों के आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप देख रहे होते हैं कि अच्छा उन्होंने अपने ईयर्स में कुछ नहीं पहना हुआ, उनका हेड बैंड कैसा है, उनके नेल्स ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के साथ आप ये भी नोटिस करें कि क्या उनके शोल्डर्स अनइवन तो नहीं है, उनका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर के लेवल पर है या नहीं है। अगर तो ये अनइवन है तो ये एक वार्निंग साइन है, इसको ट्रीट होना, एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में ज़रूर उनके पेरेंट्स को बताएं, और ताकि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें और वो टाइमली ट्रीट हो सकें। इसके अलावा एक्सेसिव फटीग हो जाना,
आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ना 20 मिनट्स 30 मिनट्स बाद खुद ही कहना शुरू करते हैं कि बस अब हमें और नहीं लिखना है, हमसे नहीं लिखा जा रहा है, हम थक रहे हैं। तो दिस इज द थिंग कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेसिव फटीग हो रही है, वो थक रहा है, उसको अपने शोल्डर्स में, अपने हेड में कोई कोई पिंचिंग, कोई शार्पनेस फील हो रही है। बच्चों को नहीं पता होता है कि ये पेन है या टिंगलिंग है या शार्पनेस है। उनको बस इतना पता होता है कि वो थक रहे हैं और उनको ये नहीं करना है, मतलब उनको ये करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब इस बाउंड्रीज में आती हैं कि उनको पेन है या उनको उनकी बॉडी, उनके मसल्स, उनके बोन्स जो हैं वो एक पोस्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को अपनी नॉर्मल लाइफ में काम करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे वीक मसल्स होते हैं, वार्निंग साइंस पे बात आई तो मुझे दोबारा ये रिकॉल हो गया कि हमारे ट्रंक मसल्स, हमारे बैक मसल्स, हमारे शोल्डर मसल्स, ये लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी हैं जो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी पर काम करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर ये मसल्स वीक हो जाएं या हमारे पोस्चर प्रॉब्लम की वजह से इनमें वीकनेस डेवलप हो जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनको फिर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो बहुत देर उनको बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो आपसे बार बार कंप्लेन करेंगे कि उनकी बैक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो बैक से थक रहे हैं या उनसे बैठा नहीं जा रहा, या आप देखेंगे कि वो लीन पोस्चर में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने एड्रेस करनी है, हमने बार बार इन वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना है। तो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस किस्म की परेशानी से गुजर रहा है, किस किस्म की मुश्किल से गुजर रहा है वो, तभी ही आप उसके किसी प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो 90-90-90 का जो नी हमारा बॉडी है, हमारी नीज है, हमारे फीट हैं, उनको हमने 90 एंगल के जोन में रखना होता है कि हमारी बॉडी शुड बी vertically 90, and then our hips till knee should be horizontally 90, and then again till your knee till your feet, from your knee till your feet it should be vertically 90. So this is an L and then a 7. आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि your upper body should be in an L shape and your lower body should be 7 shape. तो ये एक फन फैक्ट हो जाएगा उनके लिए, फन वे हो जाएगा, और उनको हमेशा याद भी रहेगा कि उनको अपनी बॉडी किस शेप में रखनी है। जब वो बैठे हुए हैं, जब वो आपका कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को देखते रहना है। फर्दर हमारे पास है एल्बो हाइट। आपने देखना है कि आपके बच्चे की जो एल्बो है अपने डेस्क पर होनी चाहिए। जब वो लिख रहा है तो उसकी एल्बो इस पोजीशन में होनी चाहिए। ये चीज़ उसकी डेस्क सपोर्टेड होनी चाहिए। ये अगर वो ऐसे करके लिखेगा तो वो अपनी रिस्ट, अपने हैंड मसल्स, या आपकी जो नर्व्स होती हैं, इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। इन रिटर्न उसको जो रिस्ट पेन्स होते हैं ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो एल्बो है शुड बी सपोर्टेड। ठीक है। फर्दर आपने उनका इनकरेज करना है अपराइट पोस्चर, उनका सिटिंग पोस्चर, लाइक दैट 90-90-90 एंगल थिंग। आपने उनको बताना है कि आपने अपर बॉडी कैसे रखनी है, लोअर बॉडी कैसे रखनी है। आपने ये चीजें ना रेपिटेटिव रखनी है। आपने अपनी नॉर्मल रूटीन में इनको रिपीट करते रहना है। बच्चे हमेशा रेपिटेटिव चीजों से लर्न करते हैं। अगर आप उनको बार बार बताएंगे, फर्दर फन फैक्ट्स लाते रहेंगे, उनको फर्दर एक्टिविटीज कराते रहेंगे, तो वो इन चीज़ों को याद रखेंगे, और जब भी उनकी बॉडी थोड़ा सा स्लाउ चलने लगेगी वो खुद सीधे होके बैठ जाएंगे। आप देखेंगे कि ये चीज़ें फन वे में बताई हुई कोई भी चीज़, लर्न कराई हुई कोई चीज़ हमेशा बच्चों को याद रहती है। तो आप मतलब ऑब्वियसली आप टीचर्स हैं, आप लोगों को बेहतर पता है कि आप बच्चों को कैसे चीज़ें लर्न कराते हैं। तो मतलब अगर आप इन चीज़ों को भी अपने लर्निंग प्रोटोकॉल्स में ले आएंगे तो बच्चों को ये हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा आपने ना मूवमेंट ब्रेक्स को इनकरेज करना है। मूवमेंट ब्रेक्स कैसे इनकरेज कर सकते हैं? बच्चे का एक टोटल स्पैन होता है 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का। इसके बाद ना वो थक जाता है। इसके बाद उसको प्रॉपरली, उसको वो या तो वो मुश्किल से लिख रहा होगा, या वो थक जाएगा, या वो रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं कि बच्चे खुद ही कहना शुरू होते हैं कि हम थक गए हैं, हमें और नहीं करना है। तो इस पॉइंट पे आप उन्हें खुद 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स की ब्रेक दें, और उनको थोड़ा सा वो खड़े हो जाएं, वो थोड़ी सी मार्चिंग कर लें और अपनी स्ट्रेचिंग कर लें। तो ये ब्रेक्स जो है वो उनको फर्दर पार्टिसिपेशन में हेल्प देती हैं, फर्दर प्रोडक्टिविटी आपकी इनहेंस होती है। कांस्टेंट काम करते रहने से बच्चे थक जाते हैं।
मार्चिंग और इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग आप बताएं क्लास में नीज एल्बोज की जो आपकी एक्सरसाइज होती हैं या आप ये करवा सकते हैं। आप अपने दोनों एल्बोज को क्रॉस करवाएं उनसे, आप उनको कहेंगे जी अपनी एल्बो स्ट्रेच करें, अपना शोल्डर स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग्स। और आप उनको बताएं कि हर 5 सेकंड का स्ट्रेच इज गुड फॉर योर हेल्थ, 5 सेकंड स्ट्रेचेस इज गुड फॉर योर बॉडी। तो इस तरह करते करते वो इनकरेज होते हैं इन चीज़ों से, और वो इन चीज़ों को लर्न भी करते हैं और इन फ्यूचर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। और इसके अलावा आपने उनको शोल्डर्स रोल्स कराने हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम में अब के फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं या नहीं होती, लेकिन अगर ये होती हैं तो ये डेली बेसिस पे होनी चाहिए। अगर दिन में एक दफ़ा भी आपका बच्चा शोल्डर रोल्स करता है और उनको शोल्डर की रोलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके शोल्डर्स राउंडेड होने से बच सकते हैं। अगर वो शोल्डर रोल ऐसे आपने अपना शोल्डर पे हाथ रखे उसको राउंड ऐसे घुमाना होता है, आपने सर्कल बनाना होता है। आप अपने बच्चों को बताते हैं कि जी आपने पहले अपने नी से छोटा सा, अपने एल्बो से छोटा सर्कल बनाना है, फिर आपने उसको ग्रेजुअली बड़ा करते जाना है। दिस इज शोल्डर रोल्स। तो ये आपके शोल्डर को फर्दर राउंडेड होने से बचा लेते हैं। तो ये अगर आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी का पार्ट बन जाए तो ये आपके पोस्चर प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपने उनके पोस्चर को ज़रूर रीसेट करना है। आपने उनको बार-बार बताना है कि भई अ, आप सही नहीं बैठे हैं, आपको अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप सीधे हो जाएँ, ब्रेक लगा लें, आप पीछे हो जाएँ, सपोर्ट योरसेल्फ। अगर सपोर्ट बैक को सपोर्ट कर लें। और दूसरा आप उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करें कि वो बच्चे जो लिखने में प्रॉब्लम उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा झुक गए हैं, तो आप उनको कहें कि अपने बैग से बुक्स निकालें, अपनी टेबल पे रखें और उसके ऊपर अपना काम रखें। योर आई लेवल और शुड बी लाइक दिस विद योर बुक्स। तो अगर आपको इतना पे आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, आपका सर सीधा रहेगा और आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में जापान में, कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में उन लोगों की जो टेबल्स होती हैं ना वो एर्गोनॉमिकली ऐसे डेवलप हुई भी होती हैं कि वो आप उनको रीसेट कर सकते हो, उनकी टेबल को इंक्लाइन पोजीशन में लेके जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी साइज के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऑब्वियसली सारे बच्चे सेम हाइट के तो नहीं होते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग वो उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान में मुझे पता है कि हर स्कूल्स में इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो आप अपनी चीज़ों को यूज़ करें, आप अपनी बुक्स को यूज़ करें। आपके बैग में इतनी सारी बुक्स पड़ी हैं, तो आप उनको किसी काम में ला सकते हैं। आप उनको ज़रूरी नहीं है कि जब अगर आपका साइंस का पीरियड है, तो आपने सिर्फ़ साइंस की कॉपी निकालनी है। आप 4 कॉपीज़ और निकाल के उनको उनके नीचे रख सकते हैं। आप उनको बताएँ कि भई आपका पोस्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सही बैठेंगे तो आप अच्छा पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकेगी, आपको अच्छे आइडियाज़ आएँगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैटर करती हैं। आपको पता है एक साइंटिफिक फैक्ट है इस बात का कि बहुत ज़्यादा झुके हुए लीन डाउन हुए हुए बच्चे जब काम करते हैं ना तो उनकी लंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर आप नोटिस करें तो जैसा एग्जाम सिस्टम है हमारा, इट इज़ अ प्रेशर सिस्टम, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो बच्चा जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, उसको 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो लिखे जा रहे हैं, तो उसकी लंग कैपेसिटी, एक पॉइंट आता है कि उसकी लंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप देखें बहुत सारे बच्चे फेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, ड्यूरिंग द क्लास। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी लंग्स में प्रॉपरली एयर नहीं जा रही होती है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पोस्चर इज़ नॉट ऑल अबाउट अपीयरेंस। आपकी हमारी बॉडी की हर चीज़ ना दूसरी से चेन टू चेन कनेक्टेड है। तो आपने उन सब चीज़ों को देखना होता है, उनका ख़्याल करना होता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि कोई बच्चा बेहोश हो जाता है या बच्चा फेंट हो जाता है लेट्स सपोज, तो आप क्या करते हैं, आप उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपके टीचर्स को पता होना चाहिए कि ये बच्चा, इसको ज़मीन पे नीचे लिटा के आप उनकी लेग्स थोड़ी सी अपवर्ड की तरफ करें तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगी, उनका उनकी ऑक्सीजन बेहतर हो जाएगी और उनको थोड़ा मतलब उनको क्राउड से हटा लें, उनको आप थोड़ी सी हवा दें, उनको उनकी लेग्स थोड़ी सी अपवर्ड कर दें, उनकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, उनकी ऑक्सीजन उनकी ब्रेन तक चली जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो कुछ मतलब ऑब्वियसली ये थोड़े प्राइमरी स्टेप्स हैं जो हमारे टीचर्स को पता होना चाहिए। हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई बच्चा गिर गया, बेहोश हो गया, टीचर्स को पता नहीं चला। तो ये चीज़ें हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग का पार्ट होनी चाहिए कि उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को सेव कर सकें किसी बड़े हैज़र्ड से।